विधि, तुमने 2 महीने की छुट्टी ले रखी है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तुम घर में अकेली रहती हो। तुम्हारे सिर में, पेट में, पूरे शरीर में दर्द रहता है और तुम सुबह फ्रेश भी नहीं सही से हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी 2 महीने की छुट्टी ले लूं। सुनो, हम गांव चलते हैं। वैसे भी काफी समय हो गया है, मैं अपने परिवार से नहीं मिला। मेरे परिवार वाले भी सिर्फ हमारी शादी में 1 हफ्ते के लिए आए थे। तुम्हें भी गांव चलकर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि विधि की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो भी मान जाती है और 2 दिन बाद अपने पति के साथ गांव आती है। ससुराल में आते ही पूरा परिवार उसकी काफी खातिरदारी करता है। विधि अपने कमरे में बैठी होती है तो वहीं उसकी जेठानी, सास और नंद उसके लिए लस्सी, गर्मा गर्म खाना और मटके का ठंडा पानी लेकर आते हैं और खिड़की दरवाजे से विधि को ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। पर वो देखती है घर में तो एसी तो दूर, पंखा भी नहीं है। देवर जी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हारी नींद भी सही से पूरी नहीं होती। अच्छा हुआ जो तुम इस गर्मी में गांव आ गई, यहाँ तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाभी अभी अभी खाना बनाया है, यहाँ तो सब कुछ ताज़ा खाया जाता है। अब खाना खा लो, फिर हम सब आम के बगीचे में चलेंगे जो कि घर के पीछे ही है। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। विधि को गर्मी नहीं लग रही होती, इसलिए उसे अच्छा लगता है। कुछ देर बाद विधि अपने पूरे परिवार के साथ आम के बगीचे में जाती है, जहां उसका ससुर विनोद जमीन से आम उठा रहा होता है। अरे देखिए, हमारे आम के बगीचे में कौन आया है। अगर कुछ ताजा आम है तो बहू को दीजिए ना खाने को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बहू, ये आम मैंने अभी अभी पेड़ों से तोड़े हैं। मुझे तो ठंडे आम पसंद है, इन्हें रख लेते हैं, घर जाकर फ्रिज में रख दूंगी। निधि आम को अपने पास रख लेती है। अब इसी तरह शाम तक विधि अपने ससुराल वालों के साथ आम के बगीचे में रहती है और घूमती है। और शाम को जब विधि घर आती है तो वो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है। तो वो फोन की टॉर्च जलाते हुए रसोई में फ्रिज में आम रखने जाती है, पर देखती है कि फ्रिज ही नहीं है। तो वो बाहर सबके पास आती है और कहती है, आपके घर में फ्रिज भी नहीं है? पंखे तक तो ठीक था, पर फ्रिज तो आजकल सबके घर में होता है और लगता है यहाँ लाइट ज्यादा जाती है। चाची, यहाँ बिजली तो तब जाएगी ना जब होगी। हमारे गांव में तो बिजली ही नहीं है, तो बिजली से चलने वाले ऐसे पंखा, फ्रिज हम क्यों रखें? क्या बिजली ही नहीं है? तो फिर मैं अंधेरे में कैसे रहूंगी और आप लोग खाना कैसे बनाएंगे? गांव में तो सब बिना बिजली के ही रहते हैं, लालटेन जलाकर खाना बना दिया जाता है। तुम आराम करो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। गांव में बिजली और पंखा, एसी, फ्रिज न देखकर विधि परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में आरती और काजल लालटेन जलाकर खाना बनाते हैं। खाना बनने की वजह से घर में गर्मी बढ़ने लगती है। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है? देखो यहाँ कितनी गर्मी लग रही है। यहाँ ठीक होने के बदले में और बीमार पड़ जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा विधि, यहाँ सब है तुम्हारे लिए। बहू फिक्र क्यों करती हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो बाहर चलो हवा में, और ये ले खीरा खा। खाना बन रहा है इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही है। अपनी सास को देखकर विधि चुप हो जाती है और बाहर जाकर खीरा खाती है। कुछ देर में पूरा परिवार लालटेन जलाकर जमीन पर बैठकर खाना खाता है और उन्हें ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। विधि, अब तो तुम्हें गर्मी नहीं लग रही ना? भैया, इतनी अच्छी हवा तो शहर में भी नहीं चलती होगी जितनी अच्छी यहाँ चल रही है। सभी घर वाले आपस में बात करते हैं और खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। विधि अपने कमरे में सो रही होती है क्योंकि उसने कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे होते हैं, इसलिए उसे हवा नहीं लगती और मच्छर काटने लगते हैं। उठो नीरज, इस मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कितने मच्छर हैं यहाँ। अरे मच्छर और गर्मी तो लगेगी ही, तुमने खिड़की जो बंद कर रखी है। कितना अंधेरा है और ऊपर से मच्छर, तुम खिड़की और खोल दो। गांव जाकर विधि परेशान होने लगती है। कुछ ही देर में नीरज खिड़की खोल देता है, जिस वजह से ठंडी हवा घर में आने लगती है और सुबह 5 बजे ही विधि की सास, जेठानी और नंद उसके कमरे का दरवाजा पीटती हैं। विधि, अब उठ भी जाओ, यहाँ सब सुबह 5 बजे उठकर खेत जाते हैं। तुम भी जाओ, थोड़ी ताजा हवा खाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं यहाँ ठीक होने आई थी, वहाँ भी मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, यहाँ भी ये नहीं होने दे रही। अगर मुझे पता होता तो मैं 1 महीने की भी छुट्टी नहीं लेती। मुंह बनाकर विधि अपने ससुराल वालों के साथ सुबह 5 बजे खेत पर जाती है, जहां सभी औरतें ताजा हवा लेती हैं और नीम की टहनी तोड़कर उससे दांत साफ करती हैं। साथ में कुछ सूखी लकड़ियां लेकर घर आती हैं।
ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है और आज जब विधि खेत से वापस घर आती है तो काजल से कहती है, काजल, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में तो बहुत अंधेरा होगा, क्या तुम मुझे लालटेन दे सकती हो? भाभी, वॉशरूम के लिए लालटेन की क्या जरूरत है, आप टॉर्च लेकर चले जाओ। इन कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब विधि टाइम पर फ्रेश होने के लिए गई थी। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन, दीदी, सुबह का खाना बचा है क्या? बहुत भूख लग रही है और मुझे दवाई भी लेनी थी। ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ तो एसी भी नहीं है। एसी तो दूर की बात, यहाँ तो पंखा तक नहीं है। देवरानी जी, भूल जाती हो, यहाँ बिजली ही नहीं है। पंखा और एसी तो दूर की बात है। और रही खाने की बात, यहाँ कोई बासी खाना नहीं खाता है। यहाँ सब कुछ ताजा होता है। मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। इतना बोल आरती बैठकर दोपहर का खाना बनाती है। एक बार फिर पूरा परिवार दोपहर का खाना खाता है और खाने के बाद विधि का आज आइसक्रीम खाने का दिल करता है। नीरज, यहाँ आइसक्रीम की एक भी दुकान नजर नहीं आई मुझे। बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाई। कहीं से आइसक्रीम लेकर आ जाओ और ज्यादा लेकर आना, हम फ्रिज में रख देंगे। चाची, भूल गई क्या? यहाँ ना बिजली है, ना पंखा है, ना फ्रिज। अब आइसक्रीम कहाँ रखोगे? यहाँ बस हर 2 दिन बाद एक ही आइसक्रीम वाला आता है। शाम को मैं आपके लिए ले लूंगा। राजू की बात सुनकर विधि को अपने शहर के दिन याद आते हैं, जहां वो मार्केट से आइसक्रीम के बड़े बड़े पैकेट लाकर फ्रिज में रख देती। साथ ही कुछ कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज फ्रिज में रखती है और जब भी उसका दिल करता है वो निकाल कर लिया करती। नीरज, फ्रिज बनाने वालों ने भी कितना सोच समझ कर बनाया होगा ना। अगर फ्रिज ना होता तो हमें तीनों टाइम का खाना बनाना पड़ता। अब देखो, मैं सुबह खाना बनाती हूँ और रात तक चलता है। वो तो है, पर मुझे लगता है ये बासी खाना खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। बासी खाना कम कर दो। नीरज, तुम जानते हो ना, इतना समय नहीं रहता। मैं भी ऑफिस जाती हूँ। भाभी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, यहाँ तो एक आइसक्रीम के लिए भी मुझे शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा मेरा शहर है, वो मैं अपने हिसाब से वहाँ खाती सोती और रहती हूँ। यहाँ तो हर चीज के लिए इंतजार करो, या तो फिर तुरंत खाना बनाओ। शहर में फ्रिज होता है तो मैं वहाँ सुबह का खाना बनाकर रख देती हूँ और जब भूख लगती है निकाल कर खा लेती हूँ। यहाँ तो मैगी पास्ता भी नहीं मिलता। यहाँ सबको ताजा खाने की आदत है। शांति की बात सुन विधि चुप हो जाती है और इसी तरह अब वो सुबह जल्दी उठती है, लोगों के साथ खेत जाती और 3 वक्त का फ्रेश और ताजा खाना खाती। अब दवाई खाने में भी भूल जाती और उसके शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि वो शाम में भी आम के बगीचे में जाकर कुछ देर आराम करती, जिस वजह से उसे कमजोरी भी नहीं होती और अब वो समय से फ्रेश होने लगती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। नीरज, शहर में मैं 10 बजे सोकर उठती थी तो भी नींद पूरी नहीं होती थी, और यहाँ 5 बजे सोकर उठती हूँ फिर भी नींद पूरी हो जाती है। और तुम्हें पता है, अब तो मेरे पेट में भी दर्द नहीं होता और मैं 7 बजे तक फ्रेश हो जाती हूँ। मैंने भी नोटिस किया है विधि, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत में सुधार आ रहा है। वो सब तो ठीक है, पर मेरा आम खाने का मन कर रहा है और घर में आम ही नहीं है। अब आम खाने के लिए मुझे किसी को आम के बगीचे में भेजना पड़ेगा तोड़ने के लिए। शहर में कितना अच्छा था, मैं एक बार में 2-4 किलो आम ले आती थी और 1 हफ्ते तक चलाती थी। हाँ वो तो है, पर ये भी तो देखो, यहाँ आकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई और मैं पापा से बोल दूंगा तुम्हारे लिए आम लेकर आ जाएंगे। इतना बोल नीरज वहां से चला जाता है और आम के बगीचे में जाकर अपने पिता के साथ कुछ आम तोड़कर घर लाता है। वहीं अब धीरे धीरे विधि भी घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। अपने हाथ की बनाई हुई लस्सी का स्वाद ही अलग है। आपको पता है, मेरे शरीर में दर्द रहता था, इसीलिए डॉक्टरों ने मुझे खट्टा खाने से मना किया था, पर यहाँ तो शरीर का दर्द ही गायब हो गया और आज मैं लस्सी पी पा रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट है। कुछ दिन और रहोगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। विधि तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है भाभी, और अब हमारी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। बहुत जल्द हमें शहर वापस जाना होगा। नीरज की बात सुन विधि और पूरा परिवार उदास हो जाता है, पर वो कर भी क्या सकते थे। बहुत जल्द नीरज और विधि शहर जाते हैं और शहर आकर भी विधि सुबह 5 बजे उठकर अपने और नीरज के लिए खाना बनाती है। नीरज, जल्दी से उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। अब से हम ब्रेकफास्ट पेट भर कर करेंगे और लंच भी पैक कर दिया है। अरे वाह, अब तो तुम शहर में भी आ गई हो, फिर भी तुमने फ्रेश खाना बनाया है, वो भी इतनी जल्दी उठकर। अगर मुझे ठीक रहना है तो मुझे गांव वाला रूटीन ही अपनाना होगा।
अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, ताज़ा खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी और कोशिश करूंगी फ्रिज में कम से कम चीज रखूं और ठंडे पानी के लिए मटका भी लेकर आऊंगी शाम को। विधि को यह सब करता देख नीरज को काफी अच्छा लगता है। जो विधि गांव जाकर कुछ दिनों तक परेशान थी, अब वही विधि शहर आकर गांव के रहन सहन को अपनाती है और शाम को मटका लेकर आती है। अब से हम मटके का पानी पियेंगे और सब कुछ ताज़ा खाएंगे, कुछ भी बासी नहीं खाना। और हाँ, हमें जब भी मौका मिलेगा हम गांव जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ गांव की रूटीन कितनी भी अच्छे से फॉलो कर लूं, पर वो शांति और ताज़ी हवा यहाँ नहीं है। विधि अपने आप को ठीक रखने के लिए ताज़ा फल सब्जी खाती है, एक्सरसाइज करती है, सुबह जल्दी उठती है और जब भी नीरज और विधि को मौका मिलता वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। आज 6 साल बाद सुलेखा की दोनों बहुएं गौना करके घर आती हैं। चलो अच्छी बात है सुलेखा, गौना होने के इतने सालों बाद तेरी दोनों बहू तेरे घर वापस आ गई। अब तो बस नन्हे मुन्नों की आवाज सुनना बाकी है। थोड़े टाइम में उसके लिए फिर से हम हाजिर हो जाएंगे, क्यों बिमला? हाँ हाँ बिल्कुल दूध नहा पूतो फलो बच्चों। आंटी इसका मतलब क्या होता है? अरे बहू इसका मतलब होता है सुख संपत्ति और संतान दोनों का सुख प्राप्त हो तुम दोनों को। अरे बहुत बातें हो गई, चलो जाओ, मेरी बहुएं अब आराम करेंगी। ठीक है मैं चलती हूँ, और तुझे खुशखबरी देनी थी। रात को मेरी बहू के बेटा हुआ है और अब 1 साल बाद तू ये खुशखबरी सुना देना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। ये सुनकर अड़ोसी पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं। घर के सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन बहुएं पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिला देती हैं। सास ससुर के शगुन देने के बाद अचानक से अमित के पेट में दर्द होने लगता है। माँ, बाबूजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? कहीं इसके फिर से तो पेट में सूजन नहीं हो रही है। माँ भैया तो तावला है, मुझे जांच नहीं आ ली। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर 5 साल की पूजा को भी अस्थमा का अटैक आ जाता है। घर वाले फौरन दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करने के कुछ देर बाद। देखिए, अमित के कुछ टेस्ट हुए हैं, जिससे पता चला है कि खाने पीने की वजह से उसके पेट में सूजन हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का भी खतरा है। फिलहाल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये बाहर का कुछ भी जंक फूड खाते हैं तो इनका लिवर भी खराब हो सकता है। और छोटी सी बच्ची को भी अस्थमा का अटैक आ गया है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई है। इसलिए उसके आसपास बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही खाने में कोई तड़का लगना चाहिए। दोनों बहुत छोटे हैं, ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बच्चे को खूब ख्याल रखूंगी। हे भगवान, हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया? हम कैसे ख्याल रखेंगे? हम दोनों हमेशा तो पास नहीं हो सकते ना। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, दीदी और मैं है ना, हम दोनों मिलकर खूब ख्याल रखेंगे। हाँ बाबूजी, आज से ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह दोनों बहू नंद और देवर के संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं और अब उनका हर चीज का ख्याल रखती हैं। दोनों बच्चों का ख्याल रखते रखते दोनों बहुएं अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, जिस वजह से सास ससुर अक्सर उन्हें बच्चे न होने का ताना मारते हैं। और 20 साल बाद नंद देवर दोनों की हालत में सुधार होता है और देवर भी सलोनी से शादी कर लेता है और 6 महीने बाद सलोनी घर में मां बनने की खुशखबरी सुनाती है। क्या हुआ बहू, तूने सच कहा? माँ बनने वाली है? इसका मतलब मैं दादा और सुलेखा दादी बनने वाली है। अरे मजे आ गए, अब तो ढोल नगाड़े बजने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे 20 साल बाद इस घर में पहला बच्चा आने वाला है और कुछ ही समय में हम उसकी किलकारी सुन पाएंगे, अपनी गोद में उठाकर झुला पाएंगे। क्या सच में? सलोनी, तुमने इस घर को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आखिर 20 साल बाद इस घर में पहला बच्चा आने वाला है। अब तुम देखना हम तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। मैं अभी आई। रितिका खुशी से सूखी लाल मिर्च लाकर सलोनी की नजर उतार रही होती है कि उसके हाथ से वो लाल मिर्च फेंक देती है। दूर हटिए आप मुझसे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? क्या हुआ सलोनी, तुमने ऐसे क्यों किया? मैं तुम्हारी और बच्चे की नजर उतार रही थी। नजर लगाने वाले से कब से नजर उतारने का रिवाज चलने लग गया, बताइए ना। सलोनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रही हूँ कि आप दोनों तो बांझ हो, 20 साल से इस घर में एक वारिस नहीं दे पाई। अब जब इस घर का पहला बच्चा मैं दे रही हूँ तो आप लोगों का साया भी मुझे अपने बच्चे पर नहीं चाहिए, इसलिए आप दोनों मुझसे दूर रहेंगी। माँ जी कह दीजिए अपनी दोनों बड़ी बहू से। हाँ छोटी बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा।
20 साल से इन दोनों ने इस घर में एक वारिस नहीं दिया। मुझे तो लगा था कि कहीं हम दोनों पोता पोती देखने से पहले ही स्वर्ग ना पहुंच जाएं, पर आखिरकार तूने हमको ये खुशखबरी दे दी, वो भी सिर्फ शादी के 6 महीनों में। माँ जी, जैसे आप पोता पोती के लिए तरसती है, वैसे हम दोनों भी माँ बनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन बहू, इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। जैसा सलोनी बहू चाहती है तुम दोनों वैसा ही करोगी। उसके पास ज्यादा जाओगी नहीं, लेकिन उसके खाने पीने का ख्याल तुम दोनों को ही रखना है। बहू जो बोले वैसा बनाना। हाँ बिल्कुल, जा आप केसर वाला दूध लेकर आ बहू के लिए, और सुनिए आप और मैं जाकर बाजार से दूध, घी, मेवा, शहद ये सब सामान ले आते हैं। हाँ बिल्कुल। सुलेखा और किशनलाल सामान लेने बाजार चले जाते हैं। वहीं घर वालों की बातों से सुनीता और रितिका की आंखें भर आती हैं। मां न बनने का गम दोनों के दिलों को छलनी करता है, पर किसी से ये क्या कह सकती थी। अपने आंसू पोंछने के बाद रितिका सलोनी को केसर का दूध दे देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। दोनों बहू सलोनी का खूब ख्याल रखती है। उसका जो मन होता है वो खाने को मंगवाती है। एक दिन, रितिका, हम दोनों तो माँ नहीं बन पाए, लेकिन सलोनी के लिए हमें बहुत खुशी है, पर घर वाले समझते ही नहीं है। खैर, आज से उसको 7वां महीना लग गया है, अब हमें और भी ध्यान देना होगा। हाँ दीदी, ये मैंने उसके लिए घी वाली खिचड़ी बना दी है, देने चलते हैं। सुनीता सलोनी के लिए ढीले कपड़े और रितिका खिचड़ी लेकर आती है तो देखती है कि सलोनी अपने कमरे में फ्रूट चाट बैठकर खा रही है। सलोनी, ये तुम फ्रूट चाट खुद से काट कर क्यों खा रही हो? और ये क्या, इसमें तो पपीता भी है। क्या हो गया? अभी मैंने एक बाइट खाई थी कि आप दोनों आ गए। ये सुनकर दोनों जेठानी सलोनी को फटाफट बाथरूम ले जाती हैं और उसके मुंह में उंगली डलवाकर उल्टी के जरिए खाया हुआ फ्रूट चाट बाहर निकलवा देती हैं। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ये आप दोनों ने क्या किया? मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने दे सकती हैं क्या? सलोनी, तुम्हें पता है इस घर में 20 साल बाद पहला बच्चा आ रहा है। तुम्हें पपीता नहीं खाना चाहिए था। 7वें महीने में कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, पर भगवान की दया से अभी तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें फौरन टेस्ट के लिए जाना होगा। आप दोनों बहुत ज्यादा मनहूस हो। टेस्ट के लिए जाना है तो मैं माँ जी के साथ चली जाऊंगी, लेकिन आप दोनों के साथ नहीं। ठीक है, माँ जी के साथ चली जाओ। रितिका सास के साथ सलोनी को अस्पताल भेज देती है, जहां उसके सारे टेस्ट अच्छे से हो जाते हैं। सलोनी उन दोनों से काम न करवाने के चक्कर में खुद के साथ बहुत लापरवाही करती थी, लेकिन दोनों बहू फिर भी ख्याल रखती थी। एक दिन रिश्तेदार घर आते हैं। अरे सुलेखा, तेरी दोनों बहू की शादी को 20 साल हुई थे, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई क्या तुझे? और बता, इसकी छोटी देवरानी की शादी अभी हुई और ये तो गर्भवती भी हो गई। अरे अच्छा है छोटी बहू ने ये खुशखबरी दे दी, वरना इस घर में आप दोनों को बच्चों की किलकारी सुनने का मौका कभी नहीं मिल पाता। अरे बड़ी बहू, तुम दोनों के पतियों का तो वंश खत्म हो गया, अब देवर ही इस पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। सही बोले भाई साहब, आप अब मेरा तीसरा बेटा यही वंश चलाएगा। इन दोनों ने तो मेरे दोनों बेटों की खुशी उनसे छीन ली, मनहूस कहीं की। ये सुनकर दोनों बहू रसोई में बहुत रोती हैं। इस दर्द से हम कैसे रोज रोज गुजर रहे हैं, ये बस हम दोनों ही जानते, बाकी सबको ताने देकर चले जाते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ हमारे पति भी परेशान हैं। भाभी आप रोइए मत, घर में छोटी भाभी को छोड़कर सब जानते हैं कि हम दोनों भाई बहनों की वजह से आपने सैक्रिफाइस किया है। शांत हो जाइए। वक्त के साथ सलोनी को 9वां महीना लग जाता है। एक शाम सलोनी अपनी माँ से बात करते हुए घर के बाहर टहल रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। दोनों बहू आकर उसे बचा लेती हैं। सलोनी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि देख कर चला करो, फोन पर बात करना जरूरी था। तुम्हें पता है ना इस घर में 20 साल बाद बच्चा आ रहा है। हाँ मुझे पता है 20 साल बाद इस घर में पहला बच्चा आ रहा है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप मेरा पीछा क्यों कर रही थी? आप लोग आसपास होते हो ना, तभी मेरे साथ ही मनहूसियत होती है। बस करो सलोनी, कितना बोलोगी? तुम्हारी प्रेगनेंसी से लेकर आज तक तुम यही बोलती आई हो, लेकिन सच में हम इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद सलोनी घर में चली जाती है। शाम को उसकी दवाई का टाइम हो गया था। तब सलोनी, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, खा लो जल्दी से, इसके बाद जूस भी पीना। नहीं पीना मुझे, समझिए आप? आपके कहने से नहीं चलने वाली मैं। सलोनी, तुम भाभी से कैसे बात कर रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम दोनों भाभी से ढंग से बात नहीं करती हो। वो तुम्हारा ख्याल ही तो रख रही हैं। तुम्हें कैसे पता वो मेरा ख्याल रख रही है? तुम तो काम करते हो। मुझे पता है ये दोनों मेरे माँ बनने से जलती हैं। गुस्से में सलोनी कमरे से बाहर निकल जाती है और पायदान पर पैर पड़ते ही वो फिसल जाती है, जिससे पेट के बल गिरने से उसे लेबर पेन का दर्द होने लगता है और घर वाले फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। दोनों जेठानी भगवान के सामने मिन्नत कर रही थी।
भगवान हमारी देवरानी और उसके बच्चे को कुछ मत होने देना। 20 साल बाद इस घर में खुशियां आने वाली हैं, आप हमसे ये छीनना मत। भगवान प्लीज दोनों की रक्षा करना। कुछ देर बाद सलोनी बच्चों को जन्म दे देती है। तभी ये सब क्या हरकत है सलोनी? तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। इस बच्चे पर सबसे पहला हक भाभी का है। भाभी आइए बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। अमित, तुम क्यों इनको हमारा बच्चा दे रहे हो? ये बांझ हैं। खबरदार सलोनी, फिर अगर ऐसा कहा तो वो बांझ नहीं है। सिर्फ मेरे और पूजा की वजह से उन्होंने कभी फैमिली प्लानिंग नहीं करी। बचपन में हम दोनों की तबीयत बहुत खराब रही है और इस बात से तो माँ बाबूजी भी वाकिफ हैं। अगर वो हम दोनों का ख्याल रखने का वादा नहीं करती तो आज उनके भी बच्चे होते। क्या सच में? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने आप दोनों को हमेशा गलत बोला, गलत समझा। लीजिए इस बच्चे को गोद में उठाइए। ये सुन खुशी से दोनों बहू उस बच्चे को अपनी गोद में लेती हैं और ढेर सारा प्यार करके मिठाई लेने जाती हैं कि दोनों बेहोश हो जाती हैं। और चेकअप करने पर डॉक्टर्स दोनों के मां बनने की बात बताता है। ये सुनकर घर वाले खुशी से झूम उठते हैं और आखिरकार बच्चों की कमी उनके घर में पूरी हो जाती है।